हे गाइस, आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। संप्रभुता के ऑस्टिन के विचारों की विवेचना करें। देखो, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांतों के जो विचार है वो उसकी समीक्षा करें, आलोचनात्मक व्याख्या करें। ठीक है, ऑस्टिन के जो सिद्धांत थे संप्रभुता पे वो क्या था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। आधुनिक युग में संप्रभुता के वैधानिक तथा अद्वैतवादी सिद्धांत की व्याख्या करने वाले विचारकों में से जॉन ऑस्टिन का नाम अग्रणीय है। यानी कि आधुनिक युग में ये संप्रभुता का वैधानिक तथा अद्वैतवादी सिद्धांतों की जो व्याख्या किया है, तो उसमें जो सबसे आगे नाम है वो नाम है ऑस्टिन का। ठीक है, ऑस्टिन का वैधानिक प्रभुता के सिद्धांत को पूर्ण विकास की स्थिति पर लाने अथवा उसके व्यापक रूपन का श्रेय उसी को जाता है, यानी कि ऑस्टिन को जाता है। वैधानिक रूप को सिद्धांत को पूर्ण विकास करने का। इसलिए जब भी संप्रभुता के युक्ति सिद्धांत की चर्चा होती है, ऑस्टिन के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में प्रशंसा अथवा आलोचना का लक्ष्य बन जाते हैं। यानी कि जब भी संप्रभुता का जो युक्ति है उनकी चर्चा होती है, इसमें ऑस्टिन का नाम शामिल होता है। ठीक है ना, इसका नाम उछाला जाता है, इसमें ऑस्टिन को प्रशंसा भी किया जाता है और फिर आलोचना भी इसमें देखने को मिलता है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को एकनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि ऑस्टिन का मुख्य उद्देश्य जो था वो था विश्लेषणात्मक पद्धति की सहायता से, यानी कि इसकी विशेषणात्मक पद्धति जो है उसकी सहायता से विधि को स्पष्ट और अध्ययन करना। ठीक है, जो भी विधि है उसको स्पष्ट तरीके से लिखना और उसका अध्ययन करना। अतएव बेंथम की तरह उसने भी परलोकवादी तथा अनुबंधवादी दृष्टिकोण का परित्याग किया है। ऑस्टिन का विचारधारा में संप्रभुता की कल्पना का स्थान गौण है। यानी कि ऑस्टिन का जो विचारधारा में जो संप्रभुता का कल्पना है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, गौण है। विधि का विश्लेषण उनका मूल प्रयोजन है। ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधित जो विचार व्यक्त किए हैं, यानी कि ऑस्टिन जो संप्रभुता संबंधित जो विचार व्यक्त किए हैं, ठीक है, वह पूर्णतया मौलिक तथा नवीन है। ठीक है, वह पूर्णतया मौलिक है और नवीन है। ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत को 1832 में ये पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस जो लिखा गया था बुक, वह किसके द्वारा लिखा गया था? ऑस्टिन के द्वारा। ठीक है, कब लिखा गया? तो 1832 में। ठीक है, 1832 में ये पुस्तक लिखा गया, लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधित विचार विधि की प्राकृतिक संबंधी धारा के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि ऑस्टिन के संप्रभुता जो संबंधित विचारधारा है वह प्राकृतिक धारा के साथ जुड़ा हुआ है। उसके मत में कानून उच्चतर द्वारा निरंतर को दिया गया आदेश है। यानी कि उसके अनुसार जो कानून उच्चतर है उसके द्वारा निरंतर यानी कि लगातार दिया गया आदेश है। इस दृष्टिकोण से दैवीय आचरण अंतर्राष्ट्रीय नियम या परंपरा विधि नहीं है। ऑस्टिन ने मानव विधि के 4 लक्षण बताए हैं। ठीक है, ऑस्टिन ने जो मानव विधि के बताए हैं 4 लक्षण, वो क्या क्या है? पहला है निश्चित व्यक्तियों या व्यक्ति समूह द्वारा निर्माण। ठीक है, एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा निर्माण करना। दूसरा है निश्चित तथा स्पष्ट स्वभाव। ठीक है, एक निश्चित तथा एक स्पष्ट स्वभाव होता है व्यक्तियों का। तीसरा है बल प्रयोग द्वारा अनुमोदन। ठीक है, बल प्रयोग द्वारा अनुमोदन। चौथा है स्पष्ट राजनीतिक प्रयोजन। ठीक है, चौथा है स्पष्ट राजनीतिक प्रयोजन। इसी आधार पर अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस लिखा था ऑस्टिन ने। ये भी आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। उसमें संप्रभुता को परिभाषित करते हुए ऑस्टिन ने कहा है कि, ठीक है, लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस ने ये लिखकर ये कहा है कि यदि किसी समाज का अधिकांश भाग किसी निश्चित मानव प्रधान की आज्ञाओं का स्वभावता पालन करता हो और निश्चित मानव प्रधान की आज्ञा का पालन करने की अभ्यास न हो, तो उस समाज में वह निश्चित मानव संप्रभु है और उस मानव प्रधान सहित वह समाज एक स्वतंत्र राज्य है। यानी कि ये कहने का मतलब है कि किसी समाज में, ठीक है, एक समाज है, वहाँ के अधिकांश भाग जो अधिकतर भाग है वह एक निश्चित मानव जो जिसे वो पसंद करता है उसकी आज्ञाओं का, उसको स्वभाव का पालन करता हो, उसके बात को सुनता हो। ठीक है, और पुराने जो प्रावधान बनाए गए हैं उसका पालन का अभ्यास ना हो, तो ये कहा जा सकता है कि ये जो राज्य है ये एक स्वतंत्र राज्य है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता की युक्ति परिभाषा के आधार पर ऑस्टिन के सिद्धांत में हम निम्नलिखित लक्षण पाते हैं। ये कौन कौन से लक्षण है? तो इसमें पहला है ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता वह शक्ति है जो राज्य का प्रधान लक्षण है। यानी कि राज्य का जो प्रधान है वो लक्षण इसमें देखने को मिलता है। किसी भी समाज को स्वाभाविक और राजनीतिक समाज तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक कि वह संप्रभुता समाज नहीं हो जाए। ठीक है, यानी कि जब तक वहाँ पे राजनीतिक सामाजिक तत्व नहीं हो तब तक उसे संप्रभुता कहना गलत होगा। ठीक है, अथवा संप्रभुता के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, यानी कि संप्रभुता अगर किसी राज्य में नहीं है तो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार पदार्थ के किसी पिंड में
गुरुत्वाकर्षण केंद्र का होना अनिवार्य है, यानी कि कोई भी अगर एक पिंड है जैसे कि सूरज है, मंगल है, शनि है, प्लूटो है, उसके केंद्र में जब तक गुरुत्वाकर्षण न हो, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक राजनीतिक समाज में संप्रभुता का होना अनिवार्य है, यानी कि बिना संप्रभुता के कोई भी राज नहीं हो सकता है। ये संप्रभुता संपन्न राज्य वास्तव में शासकों का समुच्चय है। ठीक है, राज्य में दो कार्य होते हैं, आदेश देना और उसका पालन करना। ठीक है, ये दो कार्य होते हैं राज्य में, पहला आदेश देना, दूसरा उसका पालन करना। आदेश देने वाली शक्ति श्रेष्ठ है, यानी कि जो आदेश देता है वो शक्ति सबसे श्रेष्ठ है, और जो उनका पालन करता है वह शक्ति निम्न है, यानी कि उनकी पास जो शक्तियां है वो उसके पास निम्न है, कम है। ठीक है, नंबर 2, इस परिभाषा के अनुसार संप्रभुता की एक निश्चित तथा मानवीय शक्ति है, यानी कि संप्रभुता जो है वो एक मानवीय शक्ति है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसकी ओर से संकेत किया जा सकता है, जिसकी स्पष्ट व्याख्या करना संभव है और जो सक्रिय रूप से कार्य कर सकती है। किसी और निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह, उदाहरणतः जनता को संप्रभु नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे समूह को कोई निश्चित संगठन नहीं है, इसलिए जनता को क्या होता है, एक भीड़ होता है। ठीक है, तो जनता को संप्रभु कहना सही नहीं होगा। संप्रभु कोई निश्चित मनुष्य हो सकता है। ठीक है, यानी कि संप्रभु जो कहा जाता है वो कोई निश्चित मनुष्य हो सकता है। ठीक है, एक मानवीय प्रधान का उल्लेख करके ऑस्टिन ने यह निश्चित तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि किसी ईश्वरीय या धार्मिक शक्ति को हम संप्रभु नहीं कह सकते हैं, यानी कि ईश्वरीय के तौर पर कोई आया है या फिर धार्मिक तौर पर कोई आया है तो उसे हम संप्रभु नहीं कह सकते। इसी प्रकार व्यक्ति या सार्वजनिक इच्छाओं को भी हम संप्रभु नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष और स्पष्ट निश्चित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष नहीं है, अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, जनता तो भीड़ हो गया पहला, दूसरा अवेलेबल नहीं है कि किसके द्वारा आया है, तो ये स्पष्ट नहीं है, निश्चित नहीं है। दूसरे शब्दों में संप्रभु एक निश्चित प्रधान व्यक्ति होता है, यानी कि जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो एक निश्चित प्रधान व्यक्ति होता है तो उसे संप्रभु कहना सही होगा। ठीक है, अथवा व्यक्ति समूह में निवास करता है। ठीक है, किसी व्यक्ति या समूह में निवास करता है, उसका जो लीडर होता है उसी को संप्रभु कहना सही होगा, क्योंकि वो अवेलेबल है। जैसे प्रधानमंत्री वो अवेलेबल है, राष्ट्रपति वो अवेलेबल है, तो इसके पास जो शक्ति है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, नंबर 3, ऑस्टिन की परिभाषा में कहा गया है कि संप्रभु वह शक्ति है जिसकी आज्ञा का पालन करना ज्यादातर करती है, अतः किसी अस्थायी सैन्य नियंत्रण को संप्रभु नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, किसी अस्थायी सैन्य नियंत्रण एक संप्रभु है तो उसे संप्रभुता कहना गलत होगा। ठीक है, उसे संप्रभु नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में ऑस्टिन का कहना है कि यह आदत आज्ञा का पालन समाज में अधिकांश भाग अथवा बृहत्तम उपांग द्वारा होना चाहिए। ठीक है, बृहत्तम उपांग द्वारा होना चाहिए। अधिकांश समाज का उल्लेख कर ऑस्टिन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एकांत उल्लंघन कर्तव्यों से दृष्टि के अपवाद समझा जाए और इसे संप्रभुता की व्यापकता पर कोई आँच नहीं आएगी, वह अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च बनी रहेगी। यानी कि कोई आज्ञा संप्रभु के द्वारा दिया जाता है, यानी कि जिसे भी आप संप्रभु माने। ठीक है, जैसे कि किसी देश में राष्ट्रपति को संप्रभु माना जाता है, किसी देश में प्रधानमंत्री को संप्रभु माना जाता है। तो अगर आप किसी को संप्रभु माने हैं तो उसके बातों का, उसके विचारों का, आज्ञा का पालन करना सभी के लिए, अधिकांश भागों के लिए जरूरी है। ठीक है, वो संप्रभु अगर कुछ बोले तो उसके बातों में दम हो। ठीक है, तो उसी को संप्रभु कहा जा सकता है। नंबर 4, ऑस्टिन का कथन है कि संप्रभुता अपमर्यादित और नियंत्रण तथा अविभाज्य है। ऑस्टिन के कथा अनुसार संप्रभुता अपमर्यादित है, यानी कि इसमें कोई मर्यादा नहीं होता है। ठीक है, किसी को भी कुछ भी कहा जा सकता है। और नयन है, ठीक है, कुछ भी गलत इसमें देखने को मिल सकता है। वो विभाजित है, ठीक है, इसे अलग अलग बांटा भी नहीं जा सकता है। उसके अनुसार संप्रभु किसी उच्चतर अधिकारी के आदेश का पालन करने का अभ्यास नहीं होता, अर्थात संप्रभु अपने से ऊपर किसी को नहीं मानता। ठीक है, यानी कि जो भी संप्रभु है वो अपने से ऊपर किसी को भी नहीं मानता है, वही अपने आप को ऊपर मानता है। वह अपने समान किसी अन्य प्रधान के अधीन नहीं होता है। ठीक है, वह अपने समान किसी भी जो प्रधान है उसके अधीन नहीं होता है। वह दूसरे शब्दों में संप्रभु का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है, यानी कि जो भी संप्रभु है उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए। उसकी आज्ञा सबको शिरोधार्य हो। ठीक है, जो भी आज्ञा दिया है वो सभी लोग उसके आज्ञा को माने, उस पर आंतरिक या बाह्य प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उस पे किसी प्रकार का अंदर से या फिर बाहर से प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा उच्चतर कानून या सत्ता हो जिसके सामने संप्रभु को झुकाना पड़े, यानी कि संप्रभु को झुकना पड़े, तो वह संप्रभु नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई कानून जिसके सामने उस संप्रभु को भी झुकना पड़े तो वो संप्रभु नहीं है। ठीक है, वह संप्रभु नहीं है। अतः संप्रभु हर हालत में अखंड है, यानी कि इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। उसकी सत्ता किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये जो भी सत्ता में है इसकी सत्ता को दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। नंबर 5, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि उसका आदेश विधि है। संप्रभु विधि का स्रोत है, वह अपने अधीनों को आज्ञा देता है और
जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह उसे दंड का भागी भी होता है, ठीक है, उसको दंड भी देता है। कानून और गैर कानूनी आचरण में विभेद करने का अधिकार एकमात्र संप्रभु को ही है, ठीक है। कानून क्या है और वो कानून क्या है, इस दोनों में जो विभेद करना है, ठीक है, उसका भी अधिकार संप्रभु को, क्योंकि संप्रभु स्वयं ही विधि का निर्माण करता है, यानी कि जो भी संप्रभु है वह स्वयं कानून का निर्माण करता है, विधि का निर्माण करता है, अतः वह विधि के संबंध में मुक्त है, ठीक है, यानी कि जो भी कानून बनाता है उसके संबंध में उसे मुक्त किया गया है। नंबर 6, संप्रभु ही सभी अधिकारों का स्रोत है, उनका अधिकार अन्य समस्त अधिकारों से ऊंचा है, ठीक है, उनका जो भी अधिकार है अन्य समस्त अधिकारों से ऊंचा है। देखो भारत में अगर संप्रभु किसी को कहा जा सकता है तो आई थिंक राष्ट्रपति को कहा जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति पे कोई भी कानून लागू नहीं होता है, ठीक है, वह सभी कानून से सभी मुक्त है, ठीक है, तो राष्ट्रपति को एक प्रकार से संप्रभु कहा जा सकता है। अन्य व्यक्तियों तथा समुदायों तथा उपभोग किया हुआ अधिकार राज्यों से ही प्राप्त होता है, ठीक है, अन्य व्यक्तियों तथा समुदायों द्वारा उपभोग किया हुआ जो अधिकार है वह राज्यों से ही प्राप्त होता है, अथवा कोई भी व्यक्ति अथवा समूह ऐसा नहीं है जो संप्रभु से बाहर है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो या फिर समूह हो वह सभी कानून के अंदर होगा, संप्रभु के अंदर होगा, ठीक है। संक्षेप में आस्तीन का संप्रभु निश्चित मानव या मानव समूह में अवस्थित है जो संपूर्णता और नियंत्रित है, जिसके आदेश ही कानून है, यानी कि जो भी आदेश दिया है वही कानून है और जिसका कोई अन्य प्रतिद्वंदी नहीं है, ठीक है, जिसका कोई भी अन्य दूसरा कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, चुनौती देने वाला नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को भारत में चुनौती देने वाला कोई भी नहीं है। राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करके कानून भी बना सकता है, कानून को निलंबित कर सकता है, किसी व्यक्ति को अगर फांसी का सजा भी हो गया, ठीक है, तो उसको भी माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को हो। तो ये सभी से ऊपर रखा गया है राष्ट्रपति को भारत में, ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति को एक प्रकार से संप्रभु कहा जा सकता है। इस प्रकार आस्तीन का संप्रभुता निश्चयात्मक यानी कि जो निश्चित होता है, स्वेच्छात्मक यानी कि स्वेच्छा और इसमें स्पष्ट देखने को मिलती है, और सीमिति यानी कि कोई सीमिति ना होता है, और विभाज्य यानी कि उसको बांटा नहीं जा सकता है, सर्वव्यापक, ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर यही है, तथा अस्थाई, ठीक है, अस्थाई होना चाहिए, ठीक है। किंतु ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की कतिपय आलोचना भी देखने को इसमें मिलता है, ठीक है, इसमें कई सारी आलोचना भी इसमें देखने को मिलता है। वो क्या है, जिसमें पहला है सर हेनरी मैन के अनुसार, ठीक है, सर हेनरी मैन ने इसका आलोचना किया है, जिसमें ऑस्टिन का ये धारणा है कि संप्रभुता निश्चित मानव श्रेष्ठ में निवास करती है, भ्रामक एवं तथ्यहीन है, ठीक है, ये बहुत ही भ्रम पैदा करता है और तथ्यहीन है, यानी इसमें कोई तथ्य देखने को नहीं मिलता। प्राचीन काल में आधुनिक काल तक बहुत से ऐसे राज्य हुए हैं जहां इस प्रकार की सत्ता का अभाव रहा है, ठीक है, इस प्रकार का जो सत्ता है इसका अभाव रहा है। कानून का पालन लोगों के लिए नहीं किया कि उसके पीछे किसी निरंकुश राज्य का हाथ रहा है। कानून का पालन भावनाओं, प्रथाओं, विश्वास, प्राचीन परंपराओं आदि के आधार पर हुआ है। उदाहरणतः पंजाब में शासक रणजीत सिंह सर्वशक्तिशाली शासक था, वह कुछ भी आदेश दे सकता था, फिर भी उसने अपने जीवन काल में एक बार भी कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया जिससे ऑस्टिन के अनुसार कानून कहा जा सके। नंबर 2, ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचनात्मक कानून रूप से आलोचकों ने आलोचना की। लॉस्की ये मानते हैं कि कानून संप्रभुता का आदेश मात्र, उनका कहना है कि कानून को केवल आदेश मात्र मानना न्यायविता के लिए व्याख्या की खाल खींचना है। गिलक्रास्ट का भी कहना है कि रीति निश्चित संबंधित नहीं है, यह गुण का परिणाम है। लॉस्की आगे ये भी कहते हैं कि कानून के पालन के पीछे बल प्रयोग नहीं बल्कि आचरण करने की भावना होती है, ठीक है, अगर कोई भी कानून बनाया गया है तो उसमें बल प्रयोग करना, उसको जबरदस्ती मनवाना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक आचरण होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए। उनकी शब्दों में यानी कि लॉस्की के शब्दों में आदेश का भावना निश्चित और अप्रत्यक्ष और दंडीय का विचार घुमा फिरा कर एक चक्करदार तरीके से सोचने के सिवाय बिल्कुल शून्य है, ठीक है, यानी कि जो भी कानून बनाया उसमें दंड देना, ये करना वो करना, ये सभी एक तरह से घुमा फिरा कर बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नंबर 3, बलूनसली ने भी ऑस्टिन के सिद्धांतों की आलोचना की है, ठीक है, इनकी आलोचना जो भी है उसके सिद्धांतों की आलोचना की है। उसके अनुसार अपने अग्रणी रूप में सर्वशक्तिमान नहीं है, बाहर रूप से वह अन्य राज्यों के अधिकार और आंतरिक रूप से स्वयं अपनी प्राकृतिक और सदस्यों के अधिकार सीमित है, ठीक है, तो कई सारे राज्य ऐसे देखने को मिला है इनके अनुसार जो कि सर्वशक्तिमान नहीं है, ठीक है, पूरी तरह सर्वशक्तिमान नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है, वह बाहरी रूप से राज्यों के अधीन है, यानी कि बाहरी राज्यों के अधीन है, उनको कर देता है, वह आंतरिक रूप से स्वयं अपने प्राकृतिक और सदस्यों को अधीन सीमित रखा है, ठीक है, अंदरूनी रूप से भी वह पूर्णतया अधिकारों को सीमित रखा है। नंबर 4, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांतों की आलोचनात्मक बहुलवादियों ने भी की है। उसने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को मानवता के कल्याण के लिए बहुत बड़ा खतरा माना है, ठीक है, जो भी ऑस्टिन ने संप्रभुता का सिद्धांत दिया है उसको मानव के कल्याण के लिए बहुत बड़ा खतरा माना है, ठीक है, ये मानव कल्याण के लिए सही नहीं है ऐसा कहा है। जैसा प्रकृति में कोई परिपूर्ण वृत्त नहीं है, ठीक है, प्रकृति में
कोई भी परिपूर्ण नहीं है अथवा पूर्ण कठोर वस्तु नहीं है, या ऐसा कोई यांत्रिक व्यवस्था नहीं है जिसमें लोग केवल स्वार्थ की दृष्टि से ही काम करते हो। उसी प्रकार प्रकृति में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसमें संपूर्ण या निरंकुश संप्रभु कहा जा सके। ठीक है, इसमें भी पूर्णतया ऐसा नहीं है कि किसी को संप्रभु कहा जा सके। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधित सिद्धांत की आलोचना का प्रमुख कारण है उसका कानूनी दृष्टिकोण है, और इस सिद्धांत का महत्व भी इस कानून विश्लेषण में कानून को ऑस्टिन सामाजिक वातावरण तथा प्रभावों से पृथक कर देता है। यानी कि कहा गया कि इसमें कानूनी कोई विश्लेषण देखने को नहीं मिलता है। ऑस्टिन के सिद्धांत में वातावरण पर पृथक है, अलग अलग है, जिसका फलस्वरूप ये है कि इसमें कई सारी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, समावेश हैं। ठीक है, इस त्रुटियों के बावजूद उसकी कानूनी धारा के ही फलस्वरूप उसकी संप्रभुता संबंधित सिद्धांत स्पष्ट, वास्तविक और तथ्यपूर्ण हो सकता है। कोई भी इस बात को स्वीकार करना नहीं चाहेगा कि राज्य की संप्रभु राज्य में न रहकर उसके अन्य समुदाय में और राज्य मात्र एक शक्तिहीन संस्था बनकर रह जाए। ऐसा होने से अराजकता का होना स्वाभाविक दिख सकता है। हर राज्य अपना अपना राज्य करना चाहता है। ठीक है, हर राज्य अपना अपना कानून लागू करना चाहता है, वह किसी को अपना शक्ति देना नहीं चाहता। ठीक है, तो इसमें ये भी त्रुटि देखने को मिलता है कि ये किस तरह माना जाएगा और किस पे लागू होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा टिप्पणी और आलोचना इसमें देखने को मिलता है। गार्नर का कहना सही है कि प्रभुत्व की कानूनी प्रवृत्ति की जैसी धारणा ऑस्टिन के सामने रखी है वह स्पष्ट और तर्कयुक्त है, यानी कि स्पष्ट है और तर्कयुक्त है कि किसे संप्रभु कहा जा सकता है, और उसकी आलोचना करना अधिकांश गलतफहमी के कारण हुई है। यानी कि इसमें बहुत सारे गलतफहमी भी हो जाता है कि संप्रभु अगर आखिर कहें तो किसे कहें, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, आखिर किसे कहा जा सकता है संप्रभु, या फिर संसद को। तो इसमें कई सारे गलतफहमी भी होता है। पर ठीक है, ये स्पष्ट रूप से कहा है जिसकी प्रतिद्वंदी ना हो। ठीक है, जिसकी प्रतिद्वंदी ना हो, जो कानून बनाता हो, जो सबसे ऊपर हो, उसी को संप्रभु कहा जा सकता है। तो उस हिसाब से जो एक तरह से भारत में अगर संप्रभु किसी को कहा जा सकता है तो राष्ट्रपति को संप्रभु कहा जा सकता है, क्योंकि भारत में अगर कोई भी कानून बनता है, ठीक है, अगर संसद में कोई भी कानून पास होता है, बनता है, तो बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के, बिना राष्ट्रपति के सहमति का वो कानून लागू नहीं हो सकता है, वह कानून संविधान में ऐड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा जो शक्तियां दिया गया है वो किसे दिया गया है, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो राष्ट्रपति को एक प्रकार से संप्रभु भारत में कहा जा सकता है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।